2024 को आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जो कुछ भी हुआ, इन सबसे कोई भी अनजान नहीं है। और जिस तरीके से कोलकाता की पुलिस इस केस को दबाने में अपना पूरा प्रयास कर रही है और सबूत से जो छेड़छाड़ की जा रही है, उससे ये साफ जाहिर होता है कि इस केस में बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 9 अगस्त शुक्रवार को 31 साल की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ है। इस घटना के बाद से ही जनता का रोष बढ़ता ही जा रहा है। लेडी डॉक्टर के साथ जिस तरीके की दरिंदगी हुई है, उसकी तुलना दिल्ली में हुए निर्भया केस से की जा रही है। पर इस संवेदनशील घटना पर जिस तरह पश्चिम बंगाल सरकार रिएक्ट कर रही है, ये कम आश्चर्यजनक नहीं है। ममता सरकार के बेहद टालू रवैये का ही नतीजा है कि बंगाल में आज लोग इतने ज़्यादा भड़के हुए हैं। लोगों को ऐसा लगने लगा है कि इस घटना में कोई टीएमसी का बड़ा नेता इन्वॉल्व हो सकता है। तो आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आई एम भावना एंड यू आर वाचिंग भावना क्लिप्स। 9 अगस्त 2024 को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 31 साल की पीजी डॉक्टर का हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में रेप करके उसका मर्डर कर दिया गया। विक्टिम की हालत ऐसी थी कि उनकी आंखों से, मुंह से और उनके प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था। शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था और उनकी बॉडी सेमिनार हॉल में ही पड़ी हुई थी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 8 अगस्त 2024 को सीसीटीवी फुटेज के अकॉर्डिंग रात के करीब 11 बजे एक आदमी सेमिनार हॉल की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है और ठीक आधे घंटे बाद 11:30 बजे उसी तरफ से बाहर आते हुए दिखाई देता है। थोड़ी देर बाद 9 अगस्त 2024 रात के 12:30 बजे डॉक्टर नीलिमा, काफ़ी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे डॉक्टर का नाम चेंज कर दिया है, इसलिए हम उन विक्टिम डॉक्टर का नाम डॉक्टर नीलिमा करके लेंगे इस पूरी वीडियो में। तो डॉक्टर नीलिमा अपने 4 जूनियर डॉक्टर के साथ रात का डिनर करने के लिए सेमिनार हॉल में जाती है। रात के करीब 2:30 बज चुके थे और उन सबका डिनर होने के बाद चारों कलीग अपनी ड्यूटी पर वापस चले गए। लेकिन विक्टिम डॉक्टर हेक्टिक ड्यूटी के बाद थोड़ा सा आराम करना चाहती थी, क्योंकि हादसे की रात उन डॉक्टर की 36 घंटे की ड्यूटी लगी हुई थी, जिसमें बेसिकली एक डॉक्टर को कॉन्टिन्यूस डे और नाइट पेशेंट्स को ट्रीट करना होता है। मतलब 36 घंटे तक कंप्लीटली हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है। इतनी लंबी ड्यूटी करने के बाद रेस्ट करने के लिए वो उस रात सेमिनार हॉल में ही सो गई, क्योंकि इतने बड़े हॉस्पिटल में ना तो वहाँ डॉक्टर और नर्स के लिए कोई चेंजिंग रूम है और ना ही कोई रेस्ट रूम। ऐसे में डॉक्टर अक्सर सेमिनार हॉल में आराम कर लेते हैं। तो उस रात भी पूरा टाइम काम करने के बाद डॉक्टर नीलिमा थोड़ा आराम करने के लिए वहीं पर सेमिनार हॉल में सो गई। सुबह के 4 बजे एक आदमी सेमिनार हॉल की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है, जहाँ डॉक्टर रेस्ट कर रही थी, और लगभग 40 मिनट बाद वो आदमी वहां से बाहर निकलता दिखाई देता है। उस फ्लोर में 2 सीसीटीवी कैमरे थे, जो एक सेमिनार हॉल वाले कॉरिडोर में लगा हुआ था और दूसरा जो फ्लोर के एंट्री गेट के पास था, जिसकी वजह से उस फ्लोर पर एंट्री करने वाला कहाँ गया कहाँ नहीं गया ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल था। और अभी तक सीसीटीवी फुटेज पब्लिक नहीं हुई है, जिस वजह से कैमरे के एंगल के बारे में एग्जैक्टली कुछ नहीं कहा जा सकता। 3 घंटे से भी ज़्यादा का समय हो चुका था। सुबह के समय एक जूनियर डॉक्टर सेमिनार हॉल की तरफ जाने लगा। उसे पता था कि डॉक्टर नीलिमा यहाँ पर आराम कर रही हैं, तो वो जैसे ही सेमिनार हॉल के अंदर गया, वहाँ का नज़ारा देखते ही उसके पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई। उसने सीधा बाकी के लोगों को बुलाया और पुलिस को इस मामले की खबर दी। 9 अगस्त की सुबह जब पुलिस यहाँ पहुँची तो उन्होंने देखा कि उन डॉक्टर की बॉडी एक ब्लू मैट्रेस के ऊपर पड़ी हुई है, जिसके आधे कपड़े गायब हैं, जो बॉडी के बगल में ही पड़े थे। हेयर क्लिप और टूटा चश्मा पास में ही बिखरा हुआ था। दोनों आंखों से खून निकल रहा था। चेहरे से लेके प्राइवेट पार्ट तक किसी भी अंग को नहीं बख्शा गया था। देखते ही देखते सेमिनार हॉल में भीड़ लग गई और हर कोई इस मंजर को देखकर काँप गया, उनका दिल दहल गया। जब ये खबर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के पास पहुंची तो कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष ने बेहद शर्मनाक हरकत की। सुबह के 10 बजे प्रिंसिपल ने उन लेडी डॉक्टर के घर पर फ़ोन करवाया और डॉक्टर के पेरेंट्स से कहा कि आप हॉस्पिटल आ जाएं, आपकी बेटी की तबीयत खराब है। ये खबर सुनकर डॉक्टर नीलिमा के माता पिता काफ़ी परेशान हो गए। इसके बाद वो हॉस्पिटल जाने के लिए निकलने लगे, तभी 15 मिनट बाद उनके पास हॉस्पिटल से एक और कॉल आया और इस बार कहा गया कि आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है। जबकि 12 घंटे पहले ही 8 अगस्त की रात 11:30 बजे उनकी अपनी बेटी से बात हुई थी और हालचाल लेने के बाद डॉक्टर नीलिमा ने अपनी माँ को ये बोला था कि उन्हें वार्ड में राउंड पर जाना है, तो इसलिए वो थोड़ी देर में बात करती हैं। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि सिर्फ 15 मिनट के अंदर ही अंदर 2 अलग अलग बात कैसे बोली गई, तो ऐसे में शक तो अपने आप ही पैदा होगा। और यहीं से स्टार्ट इस पूरे केस को घुमाने की तैयारी। हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी पूरी तरीके से सबूत मिटाने में लग गया और पुलिस ने भी इनका पूरा साथ दिया।
कॉलेज के प्रिंसिपल ने ना सिर्फ इसे खुदकुशी डिक्लेयर कर दिया बल्कि स्टेटमेंट दिया दैट इट वाज इररिस्पॉन्सिबल फॉर द गर्ल टू बी अलोन एट नाइट। यानी कि पूरा का पूरा ब्लेम उस लेडी डॉक्टर पर डाल दिया गया। इस पूरे केस को लेकर लगातार झूठ फैलाया गया, जबकि डेड बॉडी की कंडीशन को देखकर यह साफ समझ में आ रहा था कि उसके साथ किस हद तक की दरिंदगी की गई है। डॉक्टर नीलिमा के पेरेंट जब हॉस्पिटल पहुंचे तो उन्हें सेमिनार हॉल के बाहर 3 घंटे तक वेट कराया गया। उन्हें अपनी बेटी की बॉडी को एक बार देखने तक नहीं दिया गया। उनके पेरेंट्स रोते रहे, एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते रहे कि उन्हें अपनी बेटी को एक बार देखने दो, पर उनकी बिल्कुल नहीं सुनी। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ, हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे वेट करने के बाद जब फाइनली डॉक्टर के पेरेंट्स अपनी बेटी को देखने गए तो उनकी बेटी की हालत ऐसी थी जिसमें कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को नहीं देख सकता। उनके शरीर पर कपड़े नहीं थे, चश्मा पूरी तरह टूटा हुआ था, पूरी बॉडी पर इंजरी मार्क्स थे। मतलब बॉडी की कंडीशन ऐसी थी कि उसे देखकर कोई भी एक बार में बता सकता है कि एक मर्डर और एक रेप केस है। लेकिन शायद हॉस्पिटल को ये तो दिख ही नहीं रहा था। हॉस्पिटल इस केस को एक सुसाइड केस बोलकर रातों रात रफा दफा करना चाहता था, इसलिए इन्होंने इतनी घटिया चाल चली। ऊपर से प्रिंसिपल ने भी ऐसा बयान दिया जिसके बाद मेडिकल स्टाफ का खून खौल उठा। इसके बाद कोई भी चुप नहीं रह सका। सबकी चुप्पी अब जवाब दे चुकी थी और उनकी चुप्पी अब एक प्रोटेस्ट में बदल चुकी थी। सोशल मीडिया पर तेजी से एक केस वायरल होने लगा। काफी लोगों ने इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाई और सब लोग न्याय की मांग करने लगे। पूरे कोलकाता में लोग न्याय पाने के लिए प्रोटेस्ट पर उतर आए। देखते ही देखते ये प्रोटेस्ट कोलकाता से पूरे देश में फैल गया और आज पूरे देश के डॉक्टर इस प्रोटेस्ट में साथ खड़े हो चुके हैं। इस केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान जैसे जैसे नए नए खुलासे होते जा रहे हैं, ये किसी मूवी की स्क्रिप्ट की तरह नजर आ रहा है जिसमें एक बहुत बड़ी साजिश को छुपाने के लिए कई परतें चढ़ा दी गई हैं। जब पुलिस हॉस्पिटल में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो उस दौरान उन्होंने क्राइम सीन पर मौजूद सीसीटीवी फुटेज के बेसिस पर एक सस्पेक्ट लिस्ट तैयार करी। वहीं दूसरी टीम क्राइम सीन पर मौजूद एविडेंस को कलेक्ट करने लगी। वहां पर उन्हें लेडी डॉक्टर का फोन और लैपटॉप पड़ा हुआ मिला। साथ ही एक अहम एविडेंस पुलिस के हाथ लगा जिससे वो एक आरोपी तक पहुंचे। पुलिस को सेमिनार हॉल में एक ब्लूटूथ नेकबैंड मिला। इसी के बेसिस पर अब पुलिस ने दोबारा सीसीटीवी फुटेज चेक करी तो उन्हें देर रात उस फ्लोर के कॉरिडोर में कुछ लोग दिखे जो डॉक्टर्स और हॉस्पिटल स्टाफ के थे। तभी उनकी नज़र एक आदमी पर गई जो सुबह 3:50 के समय सेमिनार हॉल में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उस वक्त उसके गले में वही सेम नेकबैंड था जो पुलिस के हाथ लग चुका था। लेकिन जब करीब 4:30 ये आदमी सेमिनार हॉल से बाहर निकला तो उसके गले से वो नेकबैंड गायब था। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये आदमी हॉस्पिटल स्टाफ से जुड़ा हुआ नहीं है। तो पुलिस ने अपनी सस्पेक्ट लिस्ट के 5-6 लोगों से पूछताछ की और सभी के फ़ोन जब्त करके उस नेकबैंड को कनेक्ट करने लगी। उन फ़ोनों में से एक फ़ोन से कनेक्ट हो गया और ये फ़ोन था संजय रॉय का। संजय रॉय यही शख्स था जो सीसीटीवी में सुबह के समय सेमिनार हॉल में जाते हुए दिखा था। इसके बाद पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई और संजय रॉय को अरेस्ट कर लिया। यहीं से इस केस को एक नया मोड़ दिया गया।